Hello students, good morning, good afternoon, good evening. We are starting with one concept. So हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद रीवैल्यूएशन अकाउंट. देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो आपको बेसिकली 4 चैप्टर्स में है. वन इज चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ. तो अगर हम लोग रीवैल्यूएशन को समझते हैं तो बेसिकली हम इन 4 चैप्टर्स का जो कॉमन टॉपिक है वो समझ लेते हैं. तो आप देखिए रीवैल्यू एसेट एंड रीअसेस ऑफ लाइबिलिटीज़. रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बेसिकली बनाते हैं कि हम एसेट की वैल्यूज़ को दोबारा से रीवैल्यू करें. अगर किसी भी पार्टनर के आने की वजह से, किसी पार्टनर के जाने की वजह से, या जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं वो कोई चेंज करना चाहते हैं तो उनकी जो वैल्यू चेंज होती है. अब रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को जब हम प्रिपेयर करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि इट इज़ बेसिकली नॉमिनल अकाउंट. इसका नेचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट का. एंड नॉमिनल अकाउंट सेज कि डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम. तो बेसिकली जब हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को वैल्यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? या तो कुछ फ़ायदा हो रहा होगा या फिर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू करने पे हमें लॉस हो रहा होगा. तो अगर हमें लॉस हो रहा है तो हमने डेबिट करना है इन द रीवैल्यूएशन अकाउंट, और अगर हमें फ़ायदा हो रहा है तो हमें क्रेडिट करना है इन द रीवैल्यूएशन अकाउंट. तो जितना हमें फ़ायदा हो रहा है वो हमें रिकॉर्ड करना है, जितना हमें लॉस हो रहा है वो हमें रिकॉर्ड करना है. सो नाउ वी आर जस्ट गोइंग विद सम टर्म्स जो हमें रीवैल्यूएशन की एंट्रीज में मिलती हैं. तो सबसे पहले अगर देखें तो आपको कुछ टर्म्स मिलती हैं, दैट इज़ टू. टू का मतलब होता है तक. यहाँ तक आपको या तो इंक्रीज़ करना है वैल्यू को या डिक्रीज़ करना है. जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग इंक्रीज्ड अप टू 50,000, कि हमें बिल्डिंग को कहाँ तक इंक्रीज़ करना है? 50,000 तक इंक्रीज़ करना है. और यहाँ पर अगर आप बुक वैल्यू देखें तो 30,000 है. बुक वैल्यू का मतलब जो बैलेंस शीट के अंदर वैल्यू दी हुई है वो आपको 30,000 दी हुई है, और आपको कहाँ तक उसे इंक्रीज़ करना है? 50 तक इंक्रीज़ करना है. इसका मतलब है यहाँ पर हमें 20,000 का क्या हो गया है? प्रॉफिट हो गया. यहाँ पे हमें 20,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया. ऐसे ही दूसरा देखिए, उसने बोला क्रेडिटर रिड्यूस ₹240,000, यानी कि हमने क्रेडिटर्स को कहाँ तक रिड्यूस किया है? 40,000 तक रिड्यूस किया है. सो बुक वैल्यू में हमें 50 दे रखा था, हमें उसे 40,000 तक लेके जाना है. दैट मीन्स हमें 10,000 को जब हमने उसे रिड्यूस किया तो हमें 10,000 का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा. देखिए ये क्या है? क्रेडिटर. सो एक लाइबिलिटी को अगर आप कम कर रहे हैं, लाइबिलिटी आपकी कम हो रही है तो आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है. और अगर एक एसेट है आपका बढ़ रहा है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है. इसका सबसे सिंपल सा आप ध्यान रखेंगे कि अगर हमारे एसेट्स बढ़ते हैं और हमारी लाइबिलिटीज़ कम होती है तो हम लोगों को क्या हो रहा होता है? प्रॉफिट हो रहा होता है, और यू कैन से गेन हो रहा है. और अगर इसी का रिवर्स होता है कि भाई एसेट जो हैं उनकी वैल्यू कम हो रही है और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो इसकी वजह से हमें क्या होता है? लॉस होता है. अच्छा चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट जो टर्म है वो है हमारे पास बाय. बाय होता है इतने से, दैट मीन्स इतने से वैल्यू को बढ़ाना है. तो यू कैन सी हमने लिखा स्टॉक वैल्यू इंक्रीज्ड बाय 20,000. दैट मीन्स अब हमें स्टॉक को कितने से इन्हांस करना है? इंक्रीज़ करना है. 20,000 से इंक्रीज़ करना है. दैट मीन्स ये 20,000 डायरेक्टली मेरे लिए क्या है? प्रॉफिट है, क्योंकि मेरी एसेट की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है. दूसरा देखिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी इंक्रीज्ड बाय ₹60,000. जो सैलरी है वो मेरी लाइबिलिटी है और वो इंक्रीज़ करने को कह रहा है कितने से? 60,000. तो 60,000 बेसिकली मेरे लिए क्या है? लॉस है, जो मैं कहाँ बुक करूँगा? डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट. ओके चलिए, इसमें नेक्स्ट कुछ एक और टर्म आती है, दैट इज़ कॉल्ड ओवर वैल्यूड. ओवर वैल्यूड का क्या मतलब होता है? ओवर वैल्यूड का मतलब है कि जो रिकॉर्डेड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से क्या है? ज़्यादा है. यानी कि हमने रिकॉर्ड किया हुआ है वो ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है, और जो एक्चुअल वैल्यू है वो कम है. जैसे लेट सपोज कि आपने एक स्टॉक को लिखा हुआ है 50,000, और लेटर ऑन पता लगता है कि ये 10,000 क्या है? ओवर वैल्यूड है. ये 10,000 क्या है? ओवर वैल्यूड है. इसका मतलब है इसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो कितनी है? 40,000. इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 40,000, बट हमने कितने पे रिकॉर्ड किया हुआ है? 50 पर. तो हम इसे क्या करेंगे? इसे ओरिजिनल कॉस्ट पर लेके आएंगे. तो हमें इस एसेट को क्या करना पड़ेगा? वैल्यू को कम करना पड़ेगा, और एसेट की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा? लॉस होगा. तो यही सेम हमने लिखा हुआ है, देखिए आप,
अगर आपकी लाइबिलिटी ओवर वैल्यूड है या आपका एसेट ओवर वैल्यूड है। तो अगर हमारी लाइबिलिटी ओवर वैल्यूड है तो हमें उसकी वैल्यू को क्या करना है, कम करना है। और अगर हमारा एसेट ओवर वैल्यूड है तो भी हमें वैल्यू को क्या करना है, कम करना है। देखिए बेसिक पॉइंट यही है कि ओवर वैल्यूड का मतलब क्या है कि ज़्यादा शो कर रखा है, और अगर ज़्यादा शो कर रखा है तो हमें वैल्यू को क्या करना है, कम करना है। तो चाहे वो लाइबिलिटी हो चाहे वो एसेट हो, दोनों की ही वैल्यू क्या होंगी, रिड्यूस होंगी। बट फ़र्क कहाँ पड़ेगा कि अगर एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती है तो हमें क्या होता है, लॉस होता है, और अगर लाइबिलिटीज़ की वैल्यू रिड्यूस होती है तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब देखिए आप, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, और अगर आपको लॉस हो रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो हमारे पास प्रॉफिट के केस में क्या एंट्री होगी, कंसर्न लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और यहाँ पर क्या एंट्री होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्योंकि लॉस हो रहा है टू कंसर्न एसेट अकाउंट। ठीक है, दिस इज अबाउट ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूड एसेट और ओवर वैल्यूड लाइबिलिटीज। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है दैट इज अंडर वैल्यूड। नेक्स्ट जो है वो है अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड का मतलब क्या है कि जो रिकॉर्डेड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से क्या है, कम है। दैट मीन्स जो रिकॉर्डेड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से क्या है, कम है, यानी कि एक्चुअल वैल्यू हमारी ज़्यादा है और रिकॉर्डेड वैल्यू हमारी कम है। अब देखिए अब अगर हमारी वैल्यू कम शो कर रखी हमने, जैसे अब मान के चलिए क्रेडिटर है, क्रेडिटर को हमने 60,000 का शो किया हुआ है, बट एक्चुअल में जो क्रेडिटर है वो है 90,000 का। तो हम लोगों ने इसे क्या किया हुआ है, 30,000 अंडर वैल्यू किया हुआ है, यानी कि जो चीज़ 90 की है, एक्चुअल में 90 की, हमने कितनी शो की हुई है, 60 शो की हुई है, तो हमने उसे कम शो किया हुआ है, अंडर वैल्यू शो किया हुआ है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो दोनों ही केस में अंडर वैल्यूड लाइबिलिटी, अंडर वैल्यूड एसेट, दोनों ही केस में हमें वैल्यू को क्या करना है, इंक्रीज करना है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। अब आप एक चीज़ देखिए, जब आप लाइबिलिटीज़ को इंक्रीज करते हैं तो हमें क्या होगा, लॉस होगा, जबकि अगर हम एसेट को इंक्रीज करते हैं तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो सिंपल है, जब अगर आपको लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और कंसर्न लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी। और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और कंसर्न एसेट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। सो फिक्स एसेट के केस में हमारे पास कुछ वर्ड आते हैं, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। सो एप्रिसिएशन इज़ अ सिंपल थिंग कि एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, और एसेट की वैल्यू का बढ़ने का मतलब है हमें प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट और गेन व्हाटसएवर भी। तो प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट होने का मतलब है हमें रीवैल्यूएशन को क्या करना है गाइस, क्रेडिट करना है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कंसर्न एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर डेप्रिसिएशन है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो हमारी एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न एसेट अकाउंट। आगे चलिए, अब लेजर पोस्टिंग, कई बार स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है कि हम लोगों को जो एंट्रीज हैं वो तो हमें समझ आ गई कि अगर लॉस है तो रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, और अगर प्रॉफिट है तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। सो समटाइम्स एंट्री के बेसिस पे जब हमें लेजर पोस्टिंग करना होता है, यानी कि अकाउंट में डालना होता है, तो वी हैव सम कन्फ्यूजन। तो इसलिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं, हम देख रहे हैं ये 3 एग्जांपल्स को। तो देखिए फर्स्ट केस में रीवैल्यूएशन जो है वो डेबिट हो रहा है, और बिल्डिंग जो है क्रेडिट हो रहा है। तो आप देखिए, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं तो हमें उसी को देखना है। तो रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कितने से, 10,000 से। तो आप रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड, ठीक है, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड लिखेंगे 10,000, और नाम लिखेंगे दूसरे अकाउंट का, यानी कि टू बिल्डिंग अकाउंट। दूसरी एंट्री में देखिए रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कितने से, 4,000 से। तो आप क्रेडिट साइड लिखेंगे 4,000, और नाम किसका आएगा, स्टॉक, तो बाय स्टॉक अकाउंट। थर्ड केस में देखिए रीवैल्यूएशन फिर से क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कितने से, 6,000 से। तो आप डेबिट में लिखेंगे 6,000, और नाम किसका आएगा, क्रेडिटर्स, तो टू क्रेडिटर अकाउंट। तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि जो अगर रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है तो आपने रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखना है, और नाम आ जाएगा दूसरे अकाउंट का। अगर रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है तो आपने क्रेडिट में लिखना है, नाम आ जाएगा दूसरे अकाउंट का। डेबिट साइड में आप 2 यूज़ कर लीजिए, क्रेडिट साइड में आपने बाय यूज़ करना है। ठीक है, सो अल्टीमेटली बाय दिस थिंग आप क्या बना सकते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। और इससे सिंपल थिंग कि जैसे अगर आप इधर देखें,
अकाउंट्स को हमने क्लोज भी करना होता है, तो जो साइड बड़ी होती है उसका टोटल करना है। तो 10 और 6 16 है, तो ये साइड बड़ी है, आपने यहाँ पर लिखना है 16,000, यहाँ पर लिखना है 16,000। तो आप देखिए आपको जो डेबिट साइड है तो लॉस ज़्यादा हुआ है और 4,000 का प्रॉफिट है, तो बैलेंसिंग फी ज़्यादा है, दैट मीन्स लॉस ज़्यादा कमाया है और प्रॉफिट पे 4,000 कमाया। तो 12,000 जो निकल के आएगा वो क्या हो गया हमारे पास, लॉस हो जाएगा, जो किस में बच जाएगा, ए और बी और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स दिए हुए हैं या जो ओल्ड पार्टनर्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होगा, ये प्रॉफिट बच जाएगा इन द PSR, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा उस रेशो में। अगर रेशो गिवन है तो वेल एंड गुड, नहीं गिवन है तो फिर 1:1:1, ठीक है। अगर नहीं गिवन होता तो कैसे काटते हैं, इक्वल बांटते हैं। अच्छा, इसी में अगर आप दूसरा केस देखिए, अगर लेट सपोज यहाँ पर कोई एंट्री होती जिसके अंदर यहाँ पर 20,000 होता, तो अल्टीमेटली ये कितना हो जाता, 24,000, ये भी कितना हो जाता, 24,000। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हो गया 24, यहाँ पर हो गया 24, 16 माइनस करेंगे तो 8,000 आ गया, और अब ये 8,000 क्या हो जाता, प्रॉफिट हो जाता। एंड अगेन ये किस में बढ़ जाता, लेट सपोज कि ए बी दो पार्टनर्स हैं जो ओल्ड पार्टनर्स हैं या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, तो ये उनके PSR या 1:1 में एज पर द क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। अब हम कुछ एंट्रीज करेंगे इसके रिगार्डिंग, लेट्स स्टार्ट दें। ओके, सो स्टूडेंट दीज आर सम एंट्रीज, सम इम्पॉर्टेंट एंट्रीज जिनको निकाला गया है और हम इन लोगों को डिस्कस करेंगे सो दैट आपको पेपर में कोई भी एंट्री आती है आप उसे ईजिली कर पाएँ और कोई आपको इशू ना आए। तो चलिए, यही एंट्रीज मैंने मतलब नीचे लिखी हैं विद स्पेस सो दैट हम इजीली समझ पाएँ। तो सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो क्या लिखा है, इट्स रिटर्न स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड ₹240,000, यानी कि हमें स्टॉक को क्या करना है, कम करना है, कितने तक, 240,000, हमें उसे 40,000 तक लेके आना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो स्टॉक है यानी कि बुक वैल्यू जो है, जो बैलेंस शीट में वैल्यू होगी, तो हमें जो स्टॉक की वैल्यू दी हुई है वो 1,20,000 दी हुई है और हमें उसे कहाँ तक लेके आना है, 40 तक लेके आना है। इसका मतलब है अगर मुझे 40 तक लेके आना है तो मुझे 80,000 को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी वो 40,000 रहेगा। तो एसेट को कम करने का मतलब क्या है, हमें लॉस हो रहा है, और लॉस होने का मतलब है रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा गाइस, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमने लिखा स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 40,000। आप देखिए ऊपर लिखा था 240,000 और यहाँ लिखा था बाय 40,000, तो दोनों में कितना फर्क है, सिर्फ एक टू और बाय का, बट आंसर में देखिए कितना फर्क है। अगर हम स्टॉक को रिड्यूस करेंगे बाय 40,000 तो इधर हमें लॉस कितने का है, सिर्फ और सिर्फ 40,000 का। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 40,000 40,000। एंट्री सेम, अकाउंट्स आर सेम, बट यहाँ पर 80 क्योंकि यहाँ पे 2 था, यहाँ तक लेके आना था, और यहाँ पर बाय इतने से कम करना था। नेक्स्ट देखिए, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 40,000। मैंने आपको बताया ओवर वैल्यूड का मतलब क्या होता है, ज्यादा वैल्यू शो कर रखी है, और स्टॉक दिया कितना हुआ है, 1,20,000 का दिया हुआ है, और कितने से ओवर वैल्यू है, 40,000 से। तो अगर 40,000 से ज़्यादा शो किया हुआ है तो हमें 40,000 को क्या करना है, कम करना है, और अगर आप एसेट की वैल्यू को कम करते हैं तो इसका मतलब क्या है, आपको लॉस हो रहा है। तो अगेन रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 40,000। अंडर वैल्यूड का मतलब हमने कम शो किया हुआ है, स्टॉक को हमने वैल्यू को क्या किया हुआ है, कम शो किया हुआ है, हमने सिर्फ शो किया हुआ है 120, जबकि उसकी वैल्यू होनी कितनी चाहिए, 160 होनी चाहिए। तो इसका मतलब है हमें 40,000 से स्टॉक की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, और अगर हम एसेट को बढ़ाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट हो रहा है तो हमें रीवैल्यूएशन को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आगे चलिए, मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीनरी को हमें डेप्रिशिएट करना है कितने से, 10% से। तो सिंपल है, आपको मशीनरी दिया हुआ है 2 लाख का, इसका हमें 10% निकालना है, विच इज अगर आप एक जीरो हटा देते हैं तो जो वैल्यू बचती है दैट इज 10%। तो 2 लाख में से अगर हम एक जीरो हटाएंगे तो कितना बचेगा, 20,000। तो दैट 20,000 इज द 10% जो डेप्रिसिएशन है, और डेप्रिसिएशन क्या करता है, आपके एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करता है, और एसेट का रिडक्शन का मतलब हमारा रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि हमें लॉस हो रहा है, टू मशीनरी अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, मशीनरी इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। ठीक है, अब हमें मशीनरी को क्या करना है,
एप्रिशिएट करना है। सेम 2 लाख है, आपको 10% से इसे एप्रिशिएट करना है, इसका मतलब है 20,000 की वैल्यू को हमें बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। एसेट की वैल्यू का बढ़ने का मतलब प्रॉफिट, सो वी हैव मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, चलिए नेक्स्ट। बिल्डिंग टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 30,000, दिस इज ऑल्सो सेम कि आपको बाय 30,000 से बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है। सो रीवैल्यूएशन हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आपने डेबिट कर दिया टू बिल्डिंग अकाउंट, क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो बिल्डिंग की वैल्यू कम होने का मतलब क्या है, एसेट को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड 2 रुपीज 6 लाख। अब आप देख रहे हैं ना, फिर से हमारे पास क्या आया, 2 आया है। तो हमें कहाँ तक पहुंचाना है, 6 लाख तक। और हमें बुक वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 लाख। अब देखिए बैलेंस शीट में आपको 5 लाख दिया हुआ है, आपको उसे 6 लाख तक पहुंचाना है। दैट मीन्स आपको 1 लाख रुपीज का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और अगर हमें 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब बिल्डिंग को हमने डेबिट कर लेना है और रिवैल्यूएशन को हमने क्रेडिट कर लेना है। तो एंट्री क्या होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। क्रेडिटर्स आर रिटर्न बैक रुपीज 10,000। क्रेडिटर्स आर रिटर्न बैक का मतलब क्या है कि अब हमें इनको पैसे नहीं देने। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है, नॉट टू बी पेड हमें लिखा हुआ है कि अब हमें इनको पैसे नहीं देने। और अगर हमें क्रेडिटर्स को पैसे नहीं देने मीन्स हमारी लाइबिलिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। और लाइबिलिटी कम होने का मतलब क्या हो गया कि हमारा रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। तो जस्ट राइट क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी ब्रॉट अप टू 120%। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो परसेंटेज वाले आते हैं तो इनका आप ध्यान रखेंगे। तो उसने क्या बोला, फर्नीचर की वैल्यू को कहाँ तक लेके आना है, 120% तक लेके आना है। तो बैलेंस शीट में जो वैल्यू है उसको हम कितना मानते हैं, 100%। कि भाई जो 20,000 है वो कितने को बिलोंग कर रहा है, 100% को। और हमको उसे कहाँ तक लेके जाना है, 120 तक। तो इसका मतलब है मैं इसके अंदर 20% और ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 120% आ जाएगा। तो अगर ये 100% है, इसका अगर मैं 20% निकालूं तो कितना आएगा, 4,000। तो अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा, 24,000। ठीक है, तो जो चीज ऑलरेडी 20 की है मुझे उसे 4 से इंक्रीज करना है। और किसको इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग, एसेट को, फर्नीचर को। तो क्या होगा, फर्नीचर का बढ़ने का मतलब प्रॉफिट, एसेट के बढ़ने का मतलब प्रॉफिट। तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो वी विल जस्ट राइट फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 4,000। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। वैल्यू ऑफ डेटर इज टू बी इंक्रीज 2 रुपीज 1,05,000। ठीक है, हमें डेटर की वैल्यू को क्या करना है, बढ़ाना है। और कितने तक बढ़ाना है, यहाँ तक देख रहे हैं, 1,05,000 तक बढ़ाना है। ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, 1 लाख दिया हुआ है। हमें कहाँ तक बढ़ाना है, 1,05,000 करना है। तो हमें 5,000 का क्या हो गया, फायदा हो गया। डेटर क्या है, एसेट होता है ना, डेटर इज आर एसेट। एसेट की वैल्यू इनहांस होने का मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट होने का मतलब रिवैल्यूएशन क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन हमने क्रेडिट कर लिया, डेटर को हमने डेबिट कर लिया। सो डेबिट एंड डेटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आगे देखिए, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी ब्रॉट अप टू 105%। तो 105% का मतलब है आपको यहाँ तक लेके जाना है। तो इट इज अगेन 100% है, तो हमें इसे इतने से इनहांस करना है, 5% से इंक्रीज करना है। तो 1 लाख का 5% कितना हो गया, 5,000। तो अगर आप स्टॉक की वैल्यू को 5,000 से इनहांस करेंगे तो आपने क्या लिखना है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस प्लांट इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझें। प्लांट क्या है, अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड मतलब कम है, कितने से, 10% से। अभी तक हमने जितनी एंट्रीज देखी थी उधर हमें डायरेक्टली अमाउंट दिया था 2 या बाय, तो हम उसी अमाउंट से अप या डाउन करते थे। बट यहाँ पर उसने बोला है कि जो प्लांट है वो अंडर वैल्यूड है, कितने से, 10% से। अब अगर प्लांट 10% से अंडर वैल्यूड है, हमने कम शो किया हुआ है, तो जो हमने बैलेंस शीट में शो किया होगा वो हमारा कितना परसेंट होगा गाइस, 90% होगा। वो कितना होगा, क्योंकि वो बोल रहे हैं ना 10% कम है, तो दैट मीन जो बुक वैल्यू पे वो कितना है, 90% है। तो हमें उसे कहाँ तक लेके जाना है, हमें उसे लेके जाना है 100% तक। तो अब हम पहले क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। कैसे, देखिए वेरी सिंपल सा थिंग है कि क्या, कि 90% जो है वो 90,000 के बराबर हो गया।
तो 1% कितना हो जाएगा, 90,000 डिवाइडेड बाय 90, और 100% कितना हो जाएगा, 90,000 से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, जीरो जीरो गया, 9 1 जा, सो हियर इट कम 1000 इंटू 100, तो हियर इट कम 1 लाख। तो यानी कि आपका जो 100% हो गया वो कितना हो गया, 1 लाख हो गया। सो 90% अगर 90,000 है तो 100% कितना हो गया, 1 लाख। अब हमें कितने के चाहिए, हमें तो 10% चाहिए, तो अल्टीमेटली 10% कितने के बराबर हो जाएगा, 10,000 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अब आप 10% किसका निकालेंगे, इस 1 लाख का। अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर 90,000 पे 10% लगा के 9,000 निकालते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, गलत हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए कि अंडर वैल्यूड है 10% से, तो अगर ये 10% से वैल्यू कम दिखाई है तो जो वैल्यू शो है वो है 90%। तो हमें 90% को हमने किस पे लेके गए, पहले 100% पे लेके गए, एंड देन फिर 100% का क्या निकाला, 10% निकाला। और अगेन अगर प्लांट है तो एसेट है, एसेट की वैल्यू इन्हांस है, इन्हांस हो रही है तो हमें प्रॉफिट है, और प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, देयर इज एन एडिशनल लाइबिलिटी ऑफ 8,000 बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी, द लाइबिलिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन द बुक्स। अब देखिए आपने किसी की पेमेंट करनी है, लाइबिलिटी है, बुक्स के अंदर नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर आपको किसी की ऑब्लिगेशन है, लाइबिलिटी है, तो पे करनी पड़ेगी, इट्स अ काइंड ऑफ अ लॉस टू यू, तो आपका रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो अगर कोई अनरिकॉर्डेड एंट्री भी हमें आती है तो हम उसको भी सेम तरीके से ट्रीट करेंगे। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, और अगर लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास एक आउटस्टैंडिंग सैलरी की लाइबिलिटी है, तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, एन अनरिकॉर्डेड एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होता है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। जैसे हमें एफडी का इंटरेस्ट जो होता है वो हम हर साल अर्न करते हैं, बट हमें मिलता कब है, जब वो मैच्योर हो जाती है। तो इट्स आर एसेट। तो एसेट क्या हो रहा है, इनहांस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 5,000 से। तो हमें क्या करना है, अगर एसेट बढ़ रहा है तो हमारा रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, तो क्रेडिट हो जाएगा। तो हमें सिंपल लिखना है एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, a debtor whose due rupees 25,000 were written off as bad debts paid 20,000 in full settlement। देखिए रिटर्न ऑफ एज बैड डेट का मतलब क्या है, हम लोग मान चुके थे कि वो पर्सन हमारे पैसे नहीं देगा और हम उसे राइट ऑफ कर चुके थे। राइट ऑफ का मतलब है P&L से सेट ऑफ करके उस डेटर का नाम खत्म कर देना। अब हमारी बुक्स में इस डेटर का नाम नहीं है, बट उसने हमें पैसे दे दिए, तो हमको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो आप इसकी एंट्री डेटर टू रिवैल्यूएशन नहीं करेंगे कि डेटर बढ़ गया, क्योंकि हमारा डेटर नहीं बढ़ रहा है, बुक्स में हमारे पास डेटर है ही नहीं, वो खत्म हो चुका है। तो आपके पास डायरेक्ट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कि भाई इतना पैसा हमारे पास रिकवर्ड हो गया, बैंक में आ गया और हमें फायदा हो गया है 20 का, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस केस में आप ये नहीं सोचेंगे कि 25 आना था तो 20 आया तो 5,000 का लॉस हो गया। नहीं, आपके लिए तो 25 का 25 ही लॉस था। आप तो बैड डेट कर चुके थे ना कि पैसा डूब गया, बट उसमें आपको कितना वापस आ गया, 20,000 आ गया। तो दैट मीन्स दैट ऑल स्टफ टू बी अ प्रॉफिट टू अस। तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसे आ रहे हैं, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट, a BR of 7004 discounted with the bank was dishonored, which is to be recorded in the books of accounts। अब आप इस एंट्री को देखिए, एक BR है 7004 का, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब क्या होता है, देखिए एक बिल रिसीवेबल है, आपके पास एक BR आया हुआ है और आपको उससे 7,704 रुपीज मिलने थे, बट आपने बैंक से उसे डिस्काउंट करके अर्ली ही पैसे ले लिए, पहले पैसे ले लिए। अब जिस पर्सन ने पैसे देने थे, यानी कि जो हमारा डेटर था जिसने हमें पैसे देने थे, वो मैच्योरिटी के डेट पर मना कर गया, उसने पैसे नहीं दिए। तो क्या हुआ, वो डिसऑनर हो गया BR। अब जैसे ही BR डिसऑनर होगा, बैंक वाला किसके अकाउंट में से पैसे काटेगा, बैंक वाला तो हमारे अकाउंट में से पैसे काट लेगा। और हम ये पैसा किससे रिकवर करेंगे, हम ये पैसा सामने डेटर से रिकवर करेंगे। एक सिंपल सी केस है ना, आपने चेक दिया, वो बाउंस हो गया, तो जिस पर्सन ने मुझे चेक दिया होगा, मैं अल्टीमेटली उसके पास जाऊंगा और बोलूंगा भाई मेरे पैसे दे दो। तो दैट मीन्स ये पैसा मैं कहाँ से रिकवर करूंगा, अपने डेटर से।
तो आप अपने डेटर से ले लेंगे, बैंक ने अभी आपसे पैसा ले लिया, तो बीच में जो आया वो क्या आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम गैप आ रहा है। वो सिर्फ क्या आ रहा है, टाइम गैप आ रहा है। तो हमें कोई लॉस तो नहीं हो रहा ना, सिर्फ टाइम का ही तो फर्क आ रहा है कि भैया बैंक ने मुझसे आज ले लिए, डेटर मुझे लेट सपोज 2-4 दिन में दे देगा। तो इसलिए इस केस में आपको कोई लॉस नहीं होता है, ना कोई प्रॉफिट होता है, इसलिए इसमें रीवैल्यूएशन नहीं आता है। बट यस, ये एंट्री रीवैल्यूएशन के टाइम पे कई बार आ जाती है। तो एंट्री क्या होगी, डेटर अकाउंट डेबिट, क्योंकि मुझे 7004 अपने डेटर से लेने हैं, बट बैंक वाले ने मेरे अकाउंट से डिडक्ट कर लिए, इसलिए मेरा बैंक अकाउंट क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। सो डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लास्ट देखिए, ऑल डेटर्स आर गुड। ऑल डेटर्स आर गुड सेंसेस उसने बुक वैल्यू यानी कि बैलेंस शीट में दिया होता है कि डेटर थे आपके 50,000 के थे, जिसमें से 7500 के आपका प्रोविजन था, तो 42,500 रुपीज आने थे। बट लेटर ऑन क्या पता लगा कि ये लोग जिनको हमें डाउट कर रहे थे, इन लोगों ने भी पे ऑफ कर दिया। इन लोगों ने भी क्या कर दिया, पे ऑफ कर दिया। इसका मतलब है ये जो मुझे लॉस होने वाला था वो लॉस नहीं हुआ, क्योंकि हमने देखो क्रेडिट सेल कितने की थी, 50,000 की। तो मुझे था कि 7500 रुपीज नहीं आएंगे, तो कितने आएंगे, 42,500 रुपीज आएंगे। बट अल्टीमेटली हुआ क्या, ये पूरे के पूरे पैसे आ गए। तो ये जो 7500 मैं सोच रहा था लॉस होगा, वो नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो अल्टीमेटली मुझे क्या हो गया, फायदा हो गया। तो आपकी फायदे हुआ तो क्या एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। जस्ट राइट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। दैट इज ऑल अबाउट द एंट्रीज, मैक्सिमम जो हो सकती थी एग्जाम्स वगैरह में मैंने कवर अप किए। रेस्ट अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या कुछ है तो यू कैन जस्ट मैसेज मी। थैंक यू। एंड मैं नोट्स को आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा या एज एन ग्रुप पे पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो यू कैन यूज फ्रॉम देयर। थैंक यू, बाय गाइस।